वक्त अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद अब आप लोग जगह जगह लोगों को समझा रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा। बिल पास होने से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं समझाने का काम किया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। बड़ा बड़ा बंदूकें लेकर चले और 40-40 बंदूकें और राइफलें और गाड़ियां लेकर चले मुस्लिम नेता। हम उनको कलम देना चाहते हैं, इन्होंने कट्टा देने का काम किया। कि भारतीय जनता पार्टी इतना गरीब मुसलमानों का भला चाह रही है, बच्चों को एजुकेशन में भला चाह रही है, तो जो गरीब मुसलमान पीएचडी एमफिल कर रहे थे, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बंद कर दिया। गरीब पढ़ो प्रदेश योजना भी लागू हुआ था, जिसमें महिला मुस्लिम छात्रा विदेश पढ़ने जाती थी, उसको भी पूरा योजना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा को गिरा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 में पास किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब जगह जगह वक्त जन जागरण मंच लगा करके मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम प्रबुद्ध लोगों को बुला करके और उनको उसकी फायदा बताने का काम कर रही है। आज इसी में गैसड़ी विधानसभा पचपड़वा में शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब आए हैं और वो इस बिल को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु और प्रबुद्ध लोगों को समझाने का काम किए। सबसे पहले तो समाचार भारत में स्वागत है और गैसड़ी विधानसभा में आपको स्वागत है मोहसिन भाई। धन्यवाद। क्या कहेंगे, वक्त अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद अब आप लोग जगह जगह लोगों को समझा रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा। बिल पास होने से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं समझाने का काम किया? जिनका काम था उन्होंने नहीं किया था। इसे कांग्रेस को करना था, इसे समाजवादी पार्टी को करना था, जिन्होंने 4 बार मुखिया बनाया अपना उन्हीं के वोट से। बहुजन समाज पार्टी 3 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, उन्हें बताना चाहिए था। कांग्रेस लगातार अपने मुख्यमंत्री बनाती रही 30 साल तक यहाँ, उससे पूर्व में। तो इन्होंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति थी, स्कैम करना था इनको, घोटाला करना था, गबन करना था, भ्रष्टाचार करना था। अगर गरीब दबे पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों को पता चल जाएगा कि ये इनके वेलफेयर के लिए या उनके कल्याण के लिए वक्फ बनाया गया है, तो वो अपना राइट मांगने लगेंगे। उनके नेता आएंगे, बात करेंगे। तो इन्होंने ना तो उनके नेताओं की सुनी और ना ही उनको ये समझने दिया कि वक्फ है क्या। एक मिनट यहीं पे रोकना चाह रहे हैं। आपने कहा कि वक्त अमेंडमेंट बिल जो संशोधन हुआ, कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं बुलाया, इसीलिए कांग्रेस बसपा सपा खत्म हो गई। पूर्ण बहुमत में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में 2 बार। वक्त अमेंडमेंट बिल जब मुसलमानों का संशोधन करना था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यह नियम नहीं था कि जैसे आज आप लोग समझा रहे हैं उसी तरीके से वक्त अमेंडमेंट बिल पास कराने के पहले मुसलमानों से समझना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कि मुसलमानों को लगातार आज भी अगर भ्रमित करने का कोई काम करता है वो विपक्ष करता है। और क्यों इसलिए करता है? क्योंकि उन्होंने ये माना है कि ये हमारे ज़र खरीद गुलाम हैं, मतलब ये कहीं नहीं जाएंगे और इनको गुलामों की तरह अगर रखना है तो संपन्न ना होने देना, बस ये अपना जैसे तैसे जीवन चलाएं, फेरी लगाएं। आपने कहा कि इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, शिक्षा स्वास्थ्य हर तरीके से फायदा होगा। अब हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। हमारी पार्टी देश हित के लिए काम करती है और जनहित के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के लिए काम करती है। 142 करोड़ जनता हमारे लिए सर्वप्रिय है और उसी के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि उसी के लिए सरकार बनती, वही सरकार बनाती। जो बात आपने कही कि एक भी मुस्लिम नहीं है, आप ये बताइए, जब नहीं होता है तब भी हम ही तो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही तो आपको प्रतिनिधित्व तो देती है। बाकी लोग, कोई 100 टिकट दे रहा है, कोई 150 टिकट दे रहा है, कोई 50 टिकट दे रहा है, तो इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। हमें राष्ट्र और उनको सशक्त करने की राजनीति करनी होती है। हमें उनमें इतना फर्क है। वो हारने के लिए भी टिकट देते हैं, हम हारने के लिए नहीं देते हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए, जब सत्ता हमारी बन जाती है तो हम किसी को राज्यसभा से लेकर आते हैं, किसी को विधान परिषद से लेकर आते हैं। उसका उदाहरण हम बैठे हैं। इससे पूर्व में आप अगर देखें तो यहाँ भी आज की तारीख में 2 विधान परिषद मंत्री भी मुसलमान हैं। ऐसे ही आपके पास राज्यसभा में मुस्लिम है हमारे पास में। तो हमने लगातार, जब से सरकार हमारी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, हमने अगर हमारा नहीं जीत कर आया या ऐसी जगह पे स्थिति नहीं बनी, तो हमने उसको राज्यसभा से लाकर या विधान परिषद से लाकर
उनका प्रतिनिधित्व कराया है उस समाज का, तो इसलिए हमारे ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। उंगली उन पर उठाई जाएगी जिन्होंने हमारे समाज को अपराधीकरण किया, जिन्होंने हमारे समाज को अपराधियों के हवाले किया और उनको उनका आदर्श बनाने का काम किया। जो लोग बड़ा बड़ा बंदूकें लेकर चले और 40-40 बंदूकें और राइफलें और गाड़ियां लेकर चले मुस्लिम नेता, उनके पीछे हमारी ये नौजवानों को किसने खड़ा किया? जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम उनको कलम देना चाहते हैं, इन्होंने कट्टा देने का काम किया। तो फिर हम उनको जो है टोपी और टाई के साथ लाना चाहते हैं, ये खाली उन्हें टोपी पहनाना चाहते हैं। तो ये हमारे और उनमें अंतर है। वक्फ संशोधन अधिनियम जो है ये हम इसलिए लेकर आए और इसलिए ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए काम पहले कर दिया हमने। अब ये जो गुमराह करने चले हैं, हम इनको नकाबपोश लोगों को, इनको भी कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं, इनका चेहरे से नकाब हटा रहे हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटने का काम किया। तो मोहसिन भाई, यही तो मुस्लिम छात्र, मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्म गुरु भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना गरीब मुसलमानों का भला चाह रही है, बच्चों को एजुकेशन में भला चाह रही है, तो जो गरीब मुसलमान पीएचडी एमफिल कर रहे थे, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बंद कर दिया। गरीब मुसलमान पीएचडी एमफिल करते बंद कर दिया। हम तो उनको जो है मुख्य धारा से, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। हमने आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने आधुनिकीकरण किया मदरसों का। आप देखिए मदरसों में पहली बार आप बात करते हैं, अभी एक सवाल आप करेंगे, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, हमें मदरसों की आवश्यकता नहीं है। मोहसिन रजा हूं मैं आपसे कह रहा हूं, बीइंग मुस्लिम मुझे मदरसे की जरूरत है नहीं। लेकिन जिनकी दुकानें मदरसा बन गई हैं तो वो दुकान उनकी उजड़ती दिखती है तो वो सोचते हैं कि यार मेरी दुकान नहीं उजड़े। तो ये आप दुकान का मसला आ गया ना, आपका व्यवसायिक मसला आ गया ना। यहाँ से आप, इसका मतलब है आपका व्यवसायिक तो हो गया ये, लेकिन हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे आप वहां से। आपकी दुकान चल रही तो अपनी दुकान पर आप कुछ भी बेच दें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे समाज का बच्चा अगर एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू हो जाए और कंप्यूटरीकरण हो जाए, उसके हाथ में कलम आ जाए और वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और मुख्य धारा में जुड़ जाए, वो ये नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर मदरसे में, अभी सुनिए, मदरसों में पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, जिनको आप देखते हैं, बात करते हैं, हम लोगों ने बाकायदा सर्वे कराया, देखा है, जाना है, नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं जानते कुछ। भाई उनको आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, अब वो मुलायम सिंह यादव जी सिद्धे, उन्होंने अपने टाइम में मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल ये डिग्री देके आपने पैरेलल डिग्री हमारे ग्रेजुएशन के साथ खड़ी कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि जो अनपढ़ बच्चे थे उनको आपने एक पढ़े लिखे बच्चे के साथ में बैठा दिया पैरेलल। तो अभी ये बताइए, ये भेदभाव आपने कराया ना। यही तो वो कह रहे हैं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप से जो गरीब तबके के मुसलमान पीएचडी और एमफिल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आपने बता दिया। इतने सालों में वो लिस्ट हमको दे दें कितने बच्चे उन्होंने निकाल दिए थे, इतने सालों में, 60 वर्षों तक चले ना वो। ये कोई आज का नहीं संस्थान है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। तो हमें वो एक लिस्ट दे दें, आपको प्रोवाइड कर दें, हमें भेज दीजिएगा। एक लड़के की लिस्ट नहीं दे पा रहे और बातें आपको दे देते हैं सवाल करने के लिए। हम तो उन बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं जो वाकई में, जो बच्चे हमारे समाज के हैं, अगर वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो हमारा समाज भी संपन्न होगा। जिस तरह से हमने बगैर भेदभाव के उनको आवास देने का काम किया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिया, जितनी भी योजनाएं हो, जनधन हो, उज्ज्वला हो, कोई भी योजना आप बता दीजिए जिससे कोई भी मुस्लिम समाज जो पात्र हो वंचित हुआ हो, आप ले आइएगा। नहीं हुआ। हमने नाम देकर नहीं किया, हमने कोड देकर और जांच कराकर पात्रता के आधार पर। यह सवाल तो हमारी पार्टी में उठा कि मुस्लिम समाज को ज्यादा आच्छादित क्यों किया आपने इन योजनाओं में। कई विधायकों ने कहा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है विधायक जी, आपको नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस और सपा इन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए ये बेचारे वंचित थे। आज पात्रता के आधार पर ये पात्र बने तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार, आदरणीय मोदी सरकार भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ, सबके विकास को जमीन पर उतारती है। उसी क्रम में इनको मकान भी मिल रहे हैं, इनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो हमने भेदभाव नहीं किया। भेदभाव करने वाले यही लोग थे जो सांप्रदायिक दंगे कराते थे। एक पढ़ो प्रदेश योजना भी लागू हुआ था जिसमें महिला मुस्लिम छात्रा विदेश पढ़ने जाती थी, उसको भी पूरा योजना बंद कर दिया। नहीं, बंद कुछ नहीं किया है, ये कोरी बकवास है। कोई योजना बंद नहीं की गई है छात्रों को लेकर। ये तो भेदभाव वाली बात है। जो अपनी बात बता रहे हैं यही तो तुष्टीकरण, यही तो गुमराह करते हैं। मैंने कहा ना, यही गुमराह करते हैं।
कोई भी योजना नहीं बंद की जाती है। जो बच्चों के भविष्य की योजना होती है, किसी भी समाज का बच्चा हो उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार का दायित्व होता है। ये गुमराह कर रहे हैं क्योंकि ये चंद लोग हैं जो ठेकेदारी करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, अब इन्हें ठेके नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए परेशान। जो अब लास्ट सवाल एक ही और है, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा को गिरा रही है, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ग्राम समाज जमीन पे भाई हिंदी शिक्षा संस्थान भी खड़े हैं, वही मुस्लिम के मदरसे भी खड़े, तो फिर भेदभाव क्यों मदरसे को गिराया जा रहा है? अगर कोई वैध, चाहे वो संस्थान कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू संस्थान हो, वैध है तो वैध है, लेकिन अवैध है तो गिरेगा। तो अवैध है, और अगर ये आतंकवादियों को घुस के हम मार आए, ये काम ये क्यों नहीं किए थे? ये तो हमारे सैनिकों के सर कटवा देते थे। आज हमारा सैनिक यहीं से बैठ के मार रहा है ना। ठीक है, तुम हमारे यहाँ एक दुखद घटना करके चले गए, उसका परिणाम देखा, कठोर कार्रवाई करके दिखाया ना सेना ने। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने लोगों को सुरक्षित भी रखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जो गलत काम करेगा। और रही बात आपने जो मदरसों की बात की, जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। ये आपकी वहाँ बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र, और यहाँ पर हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना पड़ता है। और सुरक्षा की दृष्टि से होता क्या है कि जो बच्चे आ जाते हैं यहाँ गए, मान लीजिए वहाँ पढ़ रहे हैं, अब उनसे दोस्ती उधर के किसी बच्चे ने कर ली। अब अगर घुसपैठिया आ गया है और वो अवैध मदरसा है तो इसको कौन चिन्हित करेगा? और कोई घटना घट जाए उससे पहले हम उस चीज को ही नहीं समाप्त कर दें। बात इसकी जो अवैध है उनको रोक दिया जाए, जो वैध है उनको तो नहीं रोका हमने वैध मदरसे की तो बात नहीं की है। आपने एक सवाल किया कि अवैध मदरसे, तो अवैध पर अगर कार्रवाई हो रही है तो सबको सहयोग करना चाहिए, और आपको अपनी जो भी उसके नॉर्म्स हैं उसको पूरा करिए अप्लाई करके। अगर मिल जाता है तो आप खोलिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का आपको सहयोग और संरक्षण सब मिलेगा। लेकिन अगर अवैध है, अब जैसे बहुत सी वक्फ में अवैध संपत्तियां, वक्फ में बहुत सी संपत्तियां सरकारी दर्ज कर दी गई, क्योंकि वो जो संशोधन में हम लोगों ने धारा 40 हटाया है, वो एक उसको बना दिया था कि किसी ने कह दिया कि साहब यहाँ पे ये वक्फ की संपत्ति है, हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं, या हम लोग बहुत ज़माने से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ जाते हैं, खत्म, तो उसको वक्फ में दर्ज कर दिया। तो मालूम बाद में आपकी निकली, बाद में सरकार की निकली, तो ये हो रहा है। तो इसलिए ऐसी संपत्तियों को वापस लेकर सरकार उसका उपयोग करेगी जनहित के लिए। अपना सरकार को थोड़ी ले जाना है, वो जनहित के लिए उपयोग होगा। और जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं उनको और कैसे उसका उत्थान किया जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़े, व्यवसाय जो वहाँ पे मार्केट हैं उनको लीगल करके, ताकि आप जो गरीब मुस्लिम समाज है, गरीब भाई बहन हैं हमारे, उनके उत्थान और कल्याण के उस पैसे का इस्तेमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब थे, जो समाचार भारत के हर एक सवाल को बेबाकी से दिए, और इनका साफ कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ है, इस बिल से गरीब मुसलमानों को शिक्षा और उनके डिबेट के लिए शिक्षा प्रगति होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।